नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी जो कि 2024 का प्रैक्टिस सेट है, इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर टोटल जीके जीएस करेंगे, जो कि 75 जीके जीएस यहाँ पर होगा और सभी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसकी वीडियो को नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझते हुए जाइएगा। तो यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि आप लोग को बिहार एसएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। तो जो अब जिससे आप लोग पता है कि 150 में टोटल 75 तो उधर मैथ रीजनिंग हो जाता है। तो मैथ रीजनिंग का आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पहले मैं माफ़ी मांगूंगा कि पहले जो है पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर चुका था, लेकिन आज अब से मतलब पीडीएफ जो आप लोग को डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जिससे कि वीडियो नंबर जितना होगा उसी के अनुसार आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हमारे वीडियो के, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो प्राचीन भारत में जो है वो संगम क्या था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया। पहला ऑप्शन है कि तमिल कवियों का संघ या मंडल, दूसरा ऑप्शन है तमिल राजाओं के दरबारी कवि, और तीसरा ऑप्शन है तमिल बस्ती, चौथा ऑप्शन है महापाषाण कब्रें। तो आप लोग को बता दूं कि प्राचीन भारत में जो संगम था वो तमिल कवियों का संघ या मंडल था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तमिल कवियों का संघ या मंडल क्या था, प्राचीन भारत में संगम था। और आप लोग को बता दूं कि प्राचीन भारत में जो ये संगम काल था, संगम काल में जिस भी साहित्य का रचना किया गया उसे हम लोग कहते हैं संगम साहित्य। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि संगम काल में जो साहित्य की रचना किया गया है उसे हम लोग बोलेंगे संगम साहित्य। और संगम काल से संबंधित जो आप लोग को बता दूं कि 3 वंश जो है दक्षिण भारत का वो संगम काल से संबंधित है। तो 3 वंश कौन कौन सा है तो आप लोग याद रखेंगे। पहला वंश हो गया चेर वंश हो गया, फिर चोल वंश हो गया, और एक आप लोग याद रखेंगे चालुक वंश। चेर, चोल और चालुक, ये तीनों वंश जो है वो संगम वंश मतलब संगम काल से संबंधित है। तो ये तीनों वंश आप लोग याद रखेंगे। बाकी बात आप लोग याद रखेंगे कि संगम क्या था। तो संगम जो वो तमिल कवियों का संघ या मंडल है, और एक संगम साहित्य, इससे आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अशोक, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर फाहियान। तो आप लोग को बता दूं कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है वो आरंभ किया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया है। जैसे आप लोग को पता है कनिष्क जो वो कुषाण वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा कनिष्क, इसी के द्वारा सिल्क मार्ग का आरंभ किया गया था। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे। तो खजुराहो के मंदिर जैसे कि आप लोग पता है ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर, और ये मंदिर जो है वो हिंदू और जैन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोग को खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विजयनगर राजाओं ने, दूसरा बहमनी सुल्तानों ने, तीसरा चंदेल राजाओं ने, चौथा है गुप्त राजाओं ने। तो आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के मंदिर है इसका निर्माण जो किया गया है वो चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर प्रश्न की वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था तो वो कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला इल्तुतमिश हो गया, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी हो गया, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग को बता दूं कि जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बात आप लोग को पता है कि इल्तुतमिश जो है वो किस वंश से है, तो ये गुलाम वंश से संबंधित है इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी आपको खिलजी वंश से हो गया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया तुगलक वंश से, फिर फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश से हो गया। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि अकबर के शासन काल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। पहला हो गया इलाही, दूसरा है जलाली, फिर तीसरा ऑप्शन है मुहर, और चौथा ऑप्शन है अशरफी। तो आप लोग को बता दूं कि अकबर के शासन काल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा जो थी वो मुहर थी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुहर।
नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है अपना कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से कौन उपमें उनमें से एक नहीं है। तो आप लोग को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो संविधान के निर्माता है, इसी के द्वारा संविधान बनाया गया है। तो आप लोग को पूछा जा रहा है कि इनकी कौन सी पत्रिकाएं नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, एक मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत समाज और इक्वालिटी जनता है। तो आप लोग बता दूं कि यहाँ पर मूक नायक तो ये भी बी आर अम्बेडकर की एक पत्रिका है, बहिष्कृत भारत भी एक मतलब बी आर अम्बेडकर जी की पत्रिका है, और इक्वालिटी जनता है। लेकिन बहिष्कृत समाज जो है ये एक पत्रिका नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा बहिष्कृत समाज। ये जो है क्या है कि 3 पत्रिकाओं में से ये नहीं है, किसका, बी आर अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर की महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 आंदोलन आप लोग को दिया गया, इसको सही क्रम में सजाना है। तो ये आंदोलन आप लोग को दिख रहा है सभी महात्मा गांधी से संबंधित है। तो यहाँ पर ये क्रम आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में क्रम दिया गया है। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है कि चंपारण आंदोलन आप लोग को बता दूं कि ये 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में सबसे पहले चंपारण आंदोलन हो गया। उसके बाद अहमदाबाद जो मिल घटना हुआ था, अहमदाबाद मिल जो आप लोग को पता है घटना हुआ था गुजरात में, इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। तो फरवरी 1918 से मार्च 1918 तक अहमदाबाद मिल वाला घटना 1 महीना लगभग चला था। उसके बाद खेड़ा युद्ध जो है, खेड़ा जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और ये जो है वो 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम के अनुसार असहयोग आंदोलन आप लोग को पता है 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। 1917 हो गया, 1918 में ये दोनों हुआ, लेकिन अहमदाबाद मिल घटना जो है पहले हुआ है खेड़ा से, फिर खेड़ा हो गया, फिर असहयोग आंदोलन हो गया। इसी क्रम में आप लोग इसे याद रखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है 8 नंबर प्रश्न की साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। तो साबरमती आश्रम जो इसका वास्तविक नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आप लोग दिया गया, एक गांधी आश्रम हो गया, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म और दांडी आश्रम। तो आप लोग को बता दूं कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम जो है वो सत्याग्रह आश्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आर्थिक निर्गम जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आर्थिक निर्गम को इकोनॉमिक ड्रेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया कि 1 नंबर है एम के गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, फिर तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है ऑप्शन है आर.सी. दत्त। तो आप लोग को बता दूं कि आर्थिक निर्गम मतलब इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 10, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा ऑप्शन है हिंद स्वराज, तीसरा ऑप्शन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, चौथा ऑप्शन है कि टू द हेल्थ। याद रखें प्लीज, सभी जो है सभी बुक जो है पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी का ही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली पुस्तक कौन सी है। तो पहली पुस्तक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसमें आप लोग को कहा जा रहा है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। यहाँ पर आप लोग को राज्य का क्रम दिया गया है। तो आप लोग को बता दूं कि इसका उत्तर से दक्षिण जो सही क्रम यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन दिया, इसे आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि देख सकते हैं आप लोग की मानचित्र अगर देखे होंगे भारत का, तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश होता है, उसके फिर नीचे में आप लोग को नागालैंड हो जाएगा, फिर नीचे मणिपुर, फिर उसके नीचे मिजोरम है। तो ये क्रम है उत्तर से दक्षिण तक, जो कि म्यांमार से क्या करती है, सीमा को साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है। तो किस देश के पास जो है सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है तो बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन है, पहला भारत है, दूसरा रूस, तीसरा सूरीनाम और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग को बता दूं कि सर्वाधिक
बॉक्साइट जो है वो इसका संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य में वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। चार ऑप्शन दिया गया, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को बता दूं कि जो भारत में सर्वाधिक वन का विस्तार है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है 14 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखें आप लोग, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, पहला जायरे है, दूसरा अमेजन है, तीसरा नील नदी और चौथा जो है वो नाइजर नदी है। तो बता दूं आप लोग को कि जो जायरे जिसको हम लोग कांगो नदी भी बोलते हैं, तो याद रखें आप लोग जायरे को कांगो भी बोलते हैं, ये जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे नदी है। बाकी बाद आप लोग को पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा की बात तो होगी, बाकी बाद आप लोग को पूछा जाएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो याद रखें आप लोग, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, एक याद रखेंगे। और दूसरा है मकर रेखा, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का नाम भी पूछा जाता है, तो इसका नाम है लिम्पोपे। तो लिम्पोपे, तो ये तीनों नदी आप लोग याद रख सकते हैं। भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी हो गया क्या, जायरे या फिर कांगो भी इसको बोलते हैं, कांगो भी आप लोग इसको लिख लेंगे। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो गया, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी हो गया। तो इतना आप लोग याद रखें। अगर आप लोग इसको ट्रिक के द्वारा याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे ऊपर में कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा सबसे ऊपर में होती है। उसके बाद कौन सा रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है। उसके बाद कौन सी रेखा होता है, मकर रेखा होती है सबसे नीचे में। तो इसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, माँ का ली, ठीक। तो माँ से हो गया माही रेखा जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर आप लोग याद रख सकते हैं भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो कंगो हो गया, का से कंगो याद रख सकते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम हो गया लिम्पोपे नदी, ये भी 2 बार काटती है। तो इस ट्रिक से आप लोग ये तीनों याद रख सकते हैं, माँ काली से, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये सब नदियां हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर प्रश्न की, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। तो ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप लोग को बता दूं कि ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको शॉर्ट में हम लोग CFC लिखते हैं, ठीक। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे ही जो है ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। और आप लोग को पता है ये सब कहाँ से निकलती है, जैसे हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, उस सब से ये सभी गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, और 2011 के जनगणना के अनुसार बताना कि सबसे शिक्षित राज्य कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ये मिजोरम हो गया, 2 नंबर गोवा हो गया, और ऑप्शन 3 है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो आप लोग को बता दूं कि 2011 के जनगणना अनुसार जो सर्वाधिक साक्षरता राज्य है वो मिजोरम है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। बाकी वाला अगर ऑप्शन में केरल रहता तो सबसे पहले हम लोग केरल मारते, फिर मिजोरम। यहाँ पर मिजोरम सबसे अधिक जो है साक्षरता राज्य है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत का संविधान में भारत को किस प्रकार घोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है एक स्वैच्छिक संघ, दूसरा है एक परिसंघ, तीसरा है राज्यों का एक समूह और चौथा है एक संघ। तो आप लोग को बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो भारत को एक राज्यों का समूह या फिर कह सकते हैं राज्यों का संघ घोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, राज्यों का समूह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 18, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आप लोग भाग 2 दिया गया है, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 दिया है। तो इन्हीं में से बताना है कि कौन सा भाग जो वो नागरिकता से संबंधित है। तो आप लोग को बता दूं कि नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो भाग 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस भाग में आर्टिकल जो है वो 5 से लेकर 11 तक है। याद रखें आप लोग, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो है वो
भाग 2 में है। बाकी बात भाग 3 में क्या है आप लोग को बता दूं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक है, और ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स FR। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में अपना है राज्यों का नीति निर्देशक तत्व, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। ये जो है भाग 4 में है। और भाग 4 में कितना आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आप लोग बता दूं कि 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल जो है वो भाग 4 में है। और एक पूछा जाता है आप लोग को 4 का को में क्या है, भाग 4 के को में जो है वो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो भाग 4 का को हो गया, और आर्टिकल की बात करें तो वो 51 का को हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है भी 5 भाग, 5वां भाग में जो है वो संघ से संबंधित आर्टिकल, ये भाग है 5वां। और छठा भाग जो है वो राज्य से संबंधित है। बात करें कि यहाँ पर कि भाग 5 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ आता है, तो भाग 5 में आर्टिकल आ जाता है अपना 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल आ जाता है अपना किसमें, भाग 5 में। और आप लोग को बता दूं कि यही भाग जो है वो सबसे बड़ा भाग है। टोटल 22 भाग होता है संविधान में, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो 5वां भाग होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 19, और इस प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो आप लोग बता दूं कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और आप लोग को बता दूं कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों का मनोनयन करता था, लेकिन ये 2 सदस्यों का मनोनयन जो ये दोनों क्या था, एंग्लो इंडियन था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अब जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। याद रखें आप लोग, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा अब हटा दिया गया। अब ये 2 सदस्य जो मनोनीत नहीं होता है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि 20 नंबर की भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां जो वो किसे दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में आप लोग को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ये है राज्यों को, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रों को, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों को, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दूं कि भारत के संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो दिया गया है किसको, वो दिया गया है केंद्र को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है। संसदीय सरकार जो वो जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि शक्तियों का विभाजन, दूसरा ऑप्शन है अंकुश का संतुलन, तीसरा ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। यही जो है क्या था, संसदीय सरकार से संबंधित, संसदीय सरकार से जिस सिद्धांत पर कार्य करते वह क्या था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस साइड में इसका आंसर हो जाएगा कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 22 नंबर कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो शून्यकाल कब शुरू होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोग को कि बैठक के पहले 1 घंटे में, दूसरा ऑप्शन आप लोग को दिया गया कि बैठक के अंतिम 12 घंटे में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोपहर 12 बजे, और चौथा ऑप्शन दिया गया किसी भी समय। तो आप लोग को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है 22 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 12 बजे। तो यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग को बता दूं कि जो ये क्या कहते हैं संसद को काल जो होता है सबसे पहले 11 बजे शुरू होता है। तो 11 से 12 जो है वो प्रश्न काल होता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखें, 11 से 12 हो गया प्रश्न काल। फिर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो होता है आप लोग का क्या, शून्यकाल। तो संसद का शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक जो होता है, 1 से 2 बजे तक लंच का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो लंच के लिए 1 से 2 बजे तक छुट्टी रहता है। फिर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो चर्चा प्रस्ताव होता है, चर्चा या प्रस्ताव होता है। तो इसे आप लोग याद रखें, इसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि
शून्यकाल आप लोग ये भी पूछा जाता है, शून्यकाल कब स्टार्ट होता है? तो ये प्रश्नकाल के जस्ट बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है, ये भी प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तो प्रश्नकाल का टाइम हो गया 11 से 12, 12 से 1 हो गया शून्यकाल, फिर 1 से 2 हो गया आप लोग का लंच काल हो गया, फिर 2 से 6 क्या हो गया, ये हो गया चर्चा या प्रस्ताव का काल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख रहे हैं दोपहर 12 बजे है, तो शून्य काल जो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, इनमें से कहाँ विधान परिषद नहीं है, तो ये बताना आप लोग को। तो इसको आप लोग ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं कि अभी जो है टोटल 28 राज्य है, 28 राज्य में मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। तो 6 राज्य वो कौन कौन सा है जिसमें विधान परिषद है, तो इसको आप लोग एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं कि तू भी मजा कर। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, तू भी मजा कर। तो से हो गया तेलंगाना राज्य हो गया, यू से याद रख सकते हैं आप लोग, टी से हो गया तेलंगाना राज्य, यू से याद रख सकते हैं यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, BHI से आप लोग याद रख सकते हैं बिहार, एम से हो गया महाराष्ट्र, फिर आप लोग याद रख सकते हैं ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और KR से हो गया कर्नाटक। तो ये 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद पाया जाता है, बाकी बात किसी राज्य में विधान परिषद नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा राज्य बोल दिए, टी से तेलंगाना हो गया, यू से यूपी हो गया, बिहार हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर ए से आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, फिर KR से कर्नाटक। तो तू भी मजा कर, ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं और इसी से आप लोग का सभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद है, फिर कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 24, और इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव जो हुआ कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ऑप्शन नंबर डी है भारत में। तो आप लोग को बता दूं जनहित याचिका का अवधारणा का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा USA। इसे शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं USA। तो यहीं पर जो है वो जनहित याचिका का अवधारणा का क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था USA में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 25 अपना यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी है संसद, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दूं कि चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या फिर बोल सकते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इसी के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न की किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है। तो राज्य सूची से निकालकर शिक्षा को जब समवर्ती सूची में डाला गया है किस संविधान संशोधन से, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर 5वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 9वें संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 42वें संविधान सॉरी तीसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन। तो आप लोग बता दूं कि जो शिक्षा है अपना है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो स्थानांतरित किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन से 5 चीजों को जो है वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जैसे कि वन हो गया, वन्य जीव हो गया, आप लोग को एक शिक्षा हो गया, और 2 चीजें इस सभी को जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और आप लोग को पता है कि समवर्ती सूची पर क्या होता है कि उसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। बाकी बात राज्य सूची में जो रहेगा वो सिर्फ राज्य का अधिकार होगा, और संघ सूची मतलब जो रहेगा उसमें सिर्फ केंद्र सरकार का रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, तो अपने यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा कर देना, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा प्रदान करना। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 28 की, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो चार ऑप्शन आप लोग दिया गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, भू राजस्व हो गया और स्थानीय मेलों पर कर हो गया। तो आप लोग को बता दूं कि भारत में पंचायतों द्वारा जो संग्रहित किया जाता है कर, वो किया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय मेलों पर कर जो लगता है वो पंचायतों द्वारा क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो चार ऑप्शन आप लोग दिया, केवल निर्यात होता है, दूसरा ऑप्शन है बजट घाटा कम होता है, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग को कि केवल आयात होता है, और चौथा ऑप्शन है कि विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो आप लोग को बता दूं कि बंद अर्थव्यवस्था का जो मतलब होता है वो आयात निर्यात जो क्या होता है, विदेशों से आयात निर्यात बंद हो जाता है, मतलब विदेशी व्यापार जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विदेशी व्यापार नहीं होता है किसमें? बंद अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है कि 30 नंबर की पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो चार ऑप्शन आप लोग दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है गैमेक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है डीडीटी, सी है बीएससी और ऑप्शन नंबर 4 है डीएमटी। तो आप लोग बता दूं कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जिस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है वो है डीडीटी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा डीडीटी। और आप लोग को बता दूं कि डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये डीडीटी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 31 आ जाता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसे नगर का हृदय कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हो गया, दूसरा ऑप्शन है बेहतर आवास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है कि बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है कि नित्य प्रति आवाजाही क्षेत्र यात्री क्षेत्र। तो आप लोग बता दूं कि नगर का हृदय जो कहा जाता है वो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसे हम लोग शॉर्ट में जिला बोलते हैं, तो इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को हम लोग नगर का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आया था प्रश्न संख्या 32 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है। तो क्या है जैव विविधता? ऑप्शन नंबर ये है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन एवं संपूर्ण परितंत्रों का योग, ऑप्शन नंबर बी है पादपों की विविधता, एन ऑप्शन नंबर सी है जंतुओं की विविधता, ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो आप लोग बता दूं जैव विविधता का जो है वो संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन, वो संपूर्ण परितंत्रों का योग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, याद रखें आप लोग। और आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आप लोग याद रखेंगे 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आया था अपना प्रश्न संख्या 33 की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, शिमला हो गया, हैदराबाद हो गया, देहरादून हो गया और नई दिल्ली हो गया। तो आप लोग बता दूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 34 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, पहला हो गया सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो आप लोग को बता दूं कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो इसे साहित्य के क्षेत्र में, इसे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 1913 ईस्वी में, जो कि भारत के पहला है। ठीक है, याद रखें आप लोग, पहला भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है और इसे 1913 ईस्वी में मिला है। और सीवी रमन की बात करें जिसे भौतिकी के क्षेत्र में मिला है और इसे जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो कब मिला है? 1930 ईस्वी में मिला है और इसे मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो वो हो जाएगा सीवी रमन। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे पूछेगा किसे मिला है नोबेल पुरस्कार, तब हो जाएगा क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है हरगोविंद खुराना जी। इसे क्या कहते हैं? हरगोविंद खुराना को जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है, जिसे कि हो गया प्रोटीन संश्लेषण या फिर जीन संश्लेषण के लिए इसको मिला है नोबेल पुरस्कार। इसे कब मिला है? इसे 1968 ईस्वी में मिला है नोबेल पुरस्कार। किसको? अरविंद खुराना जी को, हरगोविंद खुराना को। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख लेंगे अमर्त्य सेन जी। तो अमर्त्य सेन को जो मिला है नोबेल पुरस्कार वो क्या कहते हैं?
इकोनॉमिक्स में मिला और इसे 1998 ईस्वी में मिला। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर चारों हमको बताना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है। लज्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान, दूसरा ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, चौथा ऑप्शन है किरण बेदी और तीसरा ऑप्शन है अरुंधति राय। तो आप लोग बता दूं कि लज्जा पुस्तक जो लिखा गया है वो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि बैंकों में, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन 1967 है, 1969 हो गया, 1970 और 1971 है। तो आप लोग को बता दूं कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1969 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न आ जाता है अपना। ये बड़ा प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइयान के भारत आगमन का क्या लक्ष्य था। तो फाइयान के भारत आया था, उसका लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर आप लोग सभी ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो फाइयान का जो भारत आने का मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना था। और आप लोग को बता दूं कि फाइयान जो आया था भारत वो किसके समय में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये भी प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। मतलब हर्षवर्धन की हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो और ये पूछा जाता है कि फाइयान के पुस्तक का नाम क्या है। तो याद रखेंगे, फाइयान का पुस्तक जो वो फा सू की था। फा सू की जो वो फाइयान के पुस्तक का नाम है। इसे आप लोग यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सुनने में अटपटा लगता होगा। तो इसके फा सू की, तो ये पुस्तक जो था वो फाइयान का पुस्तक था। और आप लोग को बताएं फाइयान जब वो किसके समय में आया था तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में जो आया था वो कौन आया था, वो आया था हुएनसांग। और उसके पुस्तक का नाम जो है, हुएनसांग का पुस्तक का नाम वो है सी यू की। तो ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो सी यू की हो गया हुएनसांग के पुस्तक और फासू की हो गया क्या कहते हैं, फाइयान का पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ के बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग को बता दूं कि जैसे आप लोग को पता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो था वो अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है बिहार से संबंधित, और ये प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो सासाराम जो है वो किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, और तीसरा है इस्लाम शाह, और उपयुक्त सभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन को पूरा पढ़ा कीजिए। कह रहा है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ये शेरशाह सूरी है, इसे मारकर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना था आप लोग को कि यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, दूसरा हसन खां सूर है और इस्लाम शाह है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से सभी होगा, इसे आप लोग मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। तो शेरशाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम उपयुक्त में से सभी, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 40 नंबर का। ब्रिटिश शाही परिवार के दंपति प्रिंस हैरी और मेगन के प्रथम नवजात बच्चे का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया, पहला आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर, और दूसरा ऑप्शन है हैरिसन माउंटबेटन, और तीसरा ऑप्शन है आर्ची हैरिसन, और चौथा ऑप्शन है आर्ची माउंटबेटन विंडसर। तो आप लोग को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ची हैरिसन माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 41 नंबर, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है, सॉरी यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, बी है 2 फरवरी और सी है 22 अप्रैल और डी है 15 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी। तो 2 फरवरी की हम लोग क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं, इसको हम लोग आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 42 और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो ये तराई मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी। और इसे हम लोग सॉरी तराई मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर देंगे, इसे आप लोग स्किप कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कछारी मिट्टी हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो कछारी मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जब वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है या फिर कछारी मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा जाएगा कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग देख लेंगे 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में पहला भारतीय मंत्रिमंडल जो है वो बिहार में संगठित किया था। और कौन सा एक्ट था? तो ये 1935 का एक्ट था और इसका गठन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर है? तो आप लोग बता दें बिहार की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो वो 345 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो 45 में प्रश्न उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो आप लोग बता दूं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कांवर पक्षी बिहार जो बेगूसराय में स्थित है यहीं पर जो है वो साइबेरियाई पक्षी आते हैं प्रवास के लिए। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है 46 में प्रश्न की बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहार के लिए आप लोग देख सकते हैं कौन सा फसल जो है वो नकदी फसल है। तो गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू ये बिहार का जो है वो नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 47 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो किस राज्य में सबसे अधिक फसल का क्षेत्रफल है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिएगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर ये मुजफ्फरपुर, 2 है पूर्वी चंपारण, 3 है पश्चिमी चंपारण, 4 है रोहतास। तो आप लोग बता दूं कि सर्वाधिक जो फसली क्षेत्र वाला जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो आप लोग बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की तुलना में क्या था? बिहार के जो संख्या की वृद्धि दर था वो अधिक था। तो भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या का वृद्धि दर वो अधिक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर के किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। तो नालंदा का जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहचान किया था सबसे पहले किसका? नालंदा का। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर और उसमें पूछा था आप लोगों को शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया आप लोगों को सासाराम, दिल्ली, चुनार और पटना। तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला है वो सासाराम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 प्रश्न हम लोग कर दिए जो कि सिर्फ जीके से संबंधित है, मतलब आर्ट वाला चैप्टर था। और यहाँ 51 नंबर से जो स्टार्ट हो जाता है वो साइंस से स्टार्ट होता है और 75 तक जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा बन गया, इसलिए इसमें हम साइंस का क्वेश्चन नहीं करेंगे। साइंस के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को साइंस का 25 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना ही कवर करके रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे साइंस के लिए। तो थैंक यू हमारे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।